नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं चौधरी छोटूराम के लेख दुश्मन की पहचान के बारे में। दोस्तों, चौधरी छोटूराम ने किसानों के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। किसानों में अपने हकों की चेतना जगे, इसके लिए उन्होंने एक उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकाला। किसानों में मौजूद अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर करने के लिए वे निरंतर कोशिश करते रहे। सांप्रदायिक विद्वेष और नफरत की राजनीति का जो पूंजीवादी उच्च वर्गों का षड्यंत्र है, उसको वे अच्छी तरह पहचानते थे कि ये अंततः मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए प्रयोग किया गया तरीका है। इसलिए वे हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन थे और भारत विभाजन के खिलाफ थे। यहाँ हम उनके लेखों का पाठ कर रहे हैं जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। उम्मीद है ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। तो आज प्रस्तुत है उनका एक लेख, दुश्मन की पहचान। क्या दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसान से अधिक योग्य और किसान से अधिक सहानुभूति और सद्व्यवहार का पात्र है? यह कितना सदाचारी है, कैसा सद्गुणी है, इसकी कैसी नेक कमाई है और इसकी कैसी नेक नियत है, कैसा हाथ का सखी है। इसकी कमाई में सबका हिस्सा है। जब हाथ फैलाता है तो देने के लिए फैलाता है। इसके हाथ ने लेने के लिए फैलाना नहीं सीखा, मगर फिर भी दुखी है। दैवी प्रकोप का शिकार भी सबसे पहले यही बनता है। सरकारी क्रूरता का निशाना भी सबसे पहले यही होता है। पड़ोसियों की लूट खसोट का नजला भी इसी पर पड़ता है। देखिए तो, बेचारे किसान की यह नन्ही सी जान और हजार इसके शत्रु क्या चक्रव्यूह में फंसा है। कभी वर्षा की कमी इसे सताती है, कभी अति वर्षा के गले का हाड़ बन जाती है, कभी कम वर्षा से तबाह है, कभी वर्षा की अधिकता से बुरा हाल है, कभी नहर में पानी नहीं है, कभी नदी या बदरों की बाढ़ से तबाह है, कभी ओले इस पर पड़ते हैं, कभी पाला इसको काटता है, कभी ज़्यादा धूप से खेती सूख जाती है, कभी धूप न निकलने से रोली लग जाती है, कभी टिड्डी का हमला होता है, कभी कतरा चढ़ाई करता है, कभी चूहे आक्रमण करते हैं, कभी गीदड़ खरगोश इसकी जान को आ जाते हैं। अनाज बेचना पड़ता है तो सस्ते का खटका लगा रहता है, और अनाज खरीदना होता है तो महंगाई का डर होता है। मगर इन आसमानी या जमीनी आपत्तियों के अतिरिक्त, जिनमें किसी न किसी का शिकार किसान हर समय रहता है और जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है, चंद और आपत्तियां हैं जो किसान के ऊपर हजरत इंसान के कानून के कारण घटित होती हैं। ये आपत्तियां इस समय किसान को विशेष रूप से कष्ट पहुंचा रही हैं। इनमें से पहली मुसीबत सरकारी तगाजों की है और दूसरी मुसीबत साहूकार की डिग्री की वसूली की कार्रवाई है। सरकारी मुतालबात जिस कठोरता के साथ वसूल किए जाते हैं, वह वर्णन से बाहर है। इन मुतालबात की वसूली का कानून ही ऐसा कड़ा है कि इस कानून का रहना ही किसान पर इतना रौब डालता है कि सरकार को इस कानून को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी मुतालबे को पूरा न करने के परिणाम इतने भयानक व डरावने हैं कि जब तक किसान को कोई साधन नकदी प्राप्त करने को मिलता है, वह नकदी हासिल करने की कोशिश करता है और सरकारी मुतालबों को अदा करता है। अनाज, चारा, पशु, जेवर, सरकारी मुतालबा अदा करने के लिए किसान सब कुछ बेच डालता है, जमीन भी गिरवी रख देता है। जब तक साहूकार का कर्जा दे सकता है, कर्ज लेता है, फिर दूसरे साधन ढूंढता है। अंत में मित्रों, रिश्तेदारों की सहानुभूति का सहारा लेता है और खानदानी इज्जत का वास्ता देकर इनकी हमदर्दी से जितना लाभ उठाया जा सकता है उठाता है। लेकिन जब तक इन साधनों में से कोई साधन बाकी रहता है, वह नहीं कहता कि जमीन से कुछ नहीं हुआ। इसलिए वह सरकारी मुतालबा कहां से अदा करे। अजीब बात है कि सरकार के दिमाग में अब तक यह समाई हुई है कि किसान इतना तंग हाल नहीं कि वह सरकारी मुतालबा न दे सके।
मगर हकीकत यह है कि अब दम लबों पर है और आश्चर्य तो यह है कि अब तक निकला क्यों नहीं। किसान की दुर्दशा के बारे में अभी तक जांच का सिलसिला जारी है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने अभी तक बीमारी का कारण नहीं पाया है तो इलाज क्या करेगी। जब तक सरकार को यह विश्वास होगा कि किसान एक ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका इलाज जरूरी है, उस समय तक तो बेचारा किसान कफन मांगने लग जाएगा। ता तरियाक अज इराक आजरदा सवद मार गुजीदा मुर्दा सबद। जब तक सांप के कांटे की दवाई इराक से लाई जाएगी, सांप का डसा हुआ तो मर जाएगा। संभव है कि सरकार यह समझती हो कि देर आयद दुरुस्त आयद, अर्थात विलंब अपने आप ही मामले को ठीक कर देगा। लेकिन सरकार की यह ढुलमिल नीति किसान के लिए घातक सिद्ध होती है। दूसरी मुसीबत जो किसान पर पड़ी हुई है वह डिग्री की वसूली की कार्रवाई है। पैदा कुछ होता नहीं, कुनबे का गुजारा चलता नहीं, साहूकार को वापसी 1 कौड़ी की होती नहीं, कर्जे की कीमत बहुत बढ़ गई है। पहले का 100 रुपया अब 300-400 रुपये के बराबर जरूर है। जिस कर्जे को पहले 100 मन गेहूं की पैदावार से अदा किया जा सकता था, आज वह कर्जा 400 मन गेहूं की पैदावार से कम में अदा ना होगा। किसान पहले 100 मन कपास देकर 1500 रुपये कर्ज अदा कर सकता था, आज 100 मन कपास देकर केवल 400-500 रुपये कर्ज अदा कर सकता है। इस प्रकार कर्ज के 1 रुपये को समझिए 3-3, 4-4 रुपये हो गए। साहूकार डिग्री लेता है और जारी कराता है। अदालतें आंख मीचकर कुर्की और गिरफ्तारी दोनों के वारंट जारी करने के लिए तैयार है। किसान को जो चीजें दफा 60 जाब्ता दीवानी की रूह से बरी है, उनको भी अब बरी करने में चूं चां से काम लिया जाता है। एक विधवा है, इसका घर कुर्क कर लिया जाता है। आधार यह बताया जाता है चूंकि वह अपने हाथ से खेती नहीं करती, इसलिए वह किसान नहीं समझी जा सकती और न ही इसको दफा 60 का लाभ दिया जा सकता है। इस तरह से यदि उसके पास 2 मकान हो तो अदालत कहती है कि उसके लिए केवल 1 मकान काफी है, इसलिए दूसरा मकान कुर्क किया जा सकता है। अगर 1 ही मकान हो तो इसमें यह आपत्ति की जाती है कि वह मकान इतना बड़ा है कि कर्जदार की जरूरियात से अधिक है, इसलिए आधा मकान कुर्क होकर नीलामी पर चढ़ाया जाता है। घरेलू सामान जैसे चक्की, बर्तन, चारपाई, दोहर, चद्दर, दोतई, दरी आदि कोई चीज खाली नहीं। खड़ी फसल कुर्क की जाती है और इसकी हिफाजत या कटवाई का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। डिग्रीदार के सहायक यह कह सकते हैं कि आखिर डिग्रियों का रुपया भी किसी प्रकार वसूल होना चाहिए। कानून इन सब चीजों की इजाजत देता है, इसलिए इन कानूनी कार्रवाइयों और कानूनी सुविधाओं के विरुद्ध आपत्ति क्यों उठाई जाती है। प्रथम तो यह बात कि कानून क्या है, यह तो अदालतों की व्याख्या पर निर्भर है। अदालतों में किसानों के शुभचिंतक नहीं हैं। दूसरे, जहां अदालत को अख्तियार है कि वह चाहे सो करे, वहां पर वर्तमान समय में अदालतें डिग्रीदार का पक्ष लेती हैं। तीसरे, कानून के अतिरिक्त व्याख्या भी कोई चीज होती है। यदि इस कठिनाई के समय किसानों की अधिक संख्या को बेघर और बेदर किया जाता है तो देश की शांति और व्यवस्था के लिए एक जबरदस्त खतरा साबित होगा। चौथे, इंसानी कानून के अलावा एक खुदाई कानून है जो ऐसे समय में दया और सहानुभूति का संकेत देता है। इसलिए खुदाई सरकार, इंसानी सरकार और साहूकार से मेरी प्रार्थना है कि वह समाज के सेवक और पालक इस किसान को नष्ट ना करें। दोस्तों, ये था चौधरी छोटूराम का लेख दुश्मन की पहचान। दोस्तों, किसान की दुर्दशा के बारे में चाहे ज्योतिबा फुले हों, जिन्होंने किसान का कोड़ा और गुलामगिरी में किसान की दुर्दशा का जो हृदय विदारक वर्णन किया है वह अद्भुत है, चाहे मुंशी प्रेमचंद हों, जिन्होंने अपने उपन्यासों में किसान की हालत का वर्णन किया है, उससे भारत के सब लोग परिचित हैं, या चौधरी छोटूराम हो जो किसान के बारे में इस तरह का विवरण दे रहे हैं कि उसकी हालत कैसी है। किसान
उसके बच्चे, उसके पशु 24 घंटे काम करते हैं, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कर्जे में डूबा रहता है। उसके कारण गिनाते हुए इन सभी चिंतकों ने, किसान नेताओं और हितैषियों ने इसी बात की तरफ संकेत किया है। प्राकृतिक विपदा के कारण, सरकारी लगान की अधिकता के कारण और साहूकारी ब्याज और कर्जे के कारण और धार्मिक उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं को निभाने की वजह से और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके लिए किसान को बार बार कर्जा लेना पड़ता है। आमदनी इतनी नहीं है कि वह इससे उबर सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसान की ये हालत हुई क्यों? दोस्तों, यदि हम इतिहास पे नज़र डालें तो इस बात की जड़ें हमें इस बात में दिखाई देंगी कि जो मुगलों के बाद जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे कि किसान स्वतः ही इस दुर्दशा का शिकार होता चला गया। उसमें एक सबसे बड़ी जो बात थी वो था भूमि का स्थायी बंदोबस्त। क्योंकि जब यहाँ अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी आमदनी का कुछ निश्चित नहीं है, कभी वह बहुत अधिक हो जाती है, कभी वह कुछ कम हो जाती है। तो उन्होंने एक अपनी आमदनी को निश्चित करने के लिए भूमि की नीति बनाई। उसमें 2-3 बातें उन्होंने की कि नंबर 1 कि जो टैक्स दिया जाएगा वो फसल की शक्ल में नहीं बल्कि वो कैश दिया जाएगा, नकद दिया जाएगा और उसकी एक निश्चित मात्रा होगी और वो एडवांस दिया जाएगा, यानी कि फसल का जो साल शुरू होता है वो पहले दिया जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों से सारे खेल के जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, वो बदल गए एक तरह से। क्योंकि उससे पहले जो टैक्स लगता था वो फसल पे लगता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि खेत में 100 मन अनाज होता है तो उसका 8 या 10 मन जितना भी तय था उतना टैक्स देना पड़ता था। यदि 50 मन हुआ तो उसका उतना ही परसेंटेज देना पड़ता था। लेकिन इस व्यवस्था से चाहे खेत में कुछ भी ना हो, प्राकृतिक विपदा के कारण या पशुओं के उजाड़ के कारण या किसी भी कारण से कोई फसल नहीं हुई, लेकिन किसान को उतना ही टैक्स अदा करना ही है। दूसरी कि वो एडवांस में करना है, नकद की शक्ल में करना है। तो इससे जो नकदी का जो कारोबार है, जो पैसे का जो व्यापार है, वो बढ़ना शुरू हो गया। और जो लोग पैसा देते थे, एक ऐसी क्लास पैदा हुई, साहूकार महाजन क्लास, जो वो पैसा देते थे, उस पैसे को कानून के द्वारा, उस कागज को, उस बही को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह से, एक कानूनी कागज की तरह से मान्यता प्रदान कर दी गई कि अदालत में वो एक गवाही की तरह से काम करेगा। और किसान क्योंकि अनपढ़ थे, उनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था, उस पर वो कुछ भी लिख सकता था। और इस तरह की बेईमानियां भी हुई हैं कि किसान कर्जा वापस करता रहा और वो दर्ज नहीं किया गया। और जब कोर्ट के अंदर, अदालत में मुकदमा पहुंचा और किसान ये कहता रहा कि मैंने इतने पैसे, इतना अनाज इसको वापस कर चुका हूं साहूकार को, लेकिन क्योंकि वो कागज़ पे दर्ज नहीं है, जो कि उसी ने करना था, साहूकार ने और महाजन ने, परंतु उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे किसान की सारी चीज़ें बदल गई कि उसको नकद की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको महाजन के पास जाना पड़ता था, साहूकार के पास जाना पड़ता था। और क्योंकि साहूकार के पास धन था, नकद था, तो उससे कभी उसकी ज़मीन गिरवी रखवा लेने, कभी उसके पशु, तो कभी उसके बर्तन, इस तरह से वो हर मौके के ऊपर उससे बंध गया। और यही थी किसान की सबसे बड़ी समस्या का कारण। यही हमें सारे साहित्य के अंदर यही चीज़ें दिखाई देती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा। मिलते हैं चौधरी छोटूराम के किसी और निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।